हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रैवल विद एवी। आज हम आपको लेकर चलेंगे उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर, जहां हम घूमेंगे भुवनेश्वर के सभी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक पॉइंट्स और उसके साथ साथ यहां खाने पीने शॉपिंग के लिए जो चीज़ें हैं उनको आपको दिखाएंगे। तो आइए सफ़र में हमारे साथ जुड़ जाइए और मिलकर घूमते हैं भुवनेश्वर सिटी को। दोस्तों, भुवनेश्वर के इस सफ़र की शुरुआत हमने पुरी से की थी। पुरी से भुवनेश्वर की दूरी लगभग 61 किलोमीटर के आसपास है और इसको पूरा करने के लिए 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। भुवनेश्वर पहुंचकर हमने टैक्सी की और वहां से हम सबसे पहले यहाँ की सबसे प्रसिद्ध जगह खंडगिरी और उदयगिरी केव्स को देखने गए। उड़ीसा ने हमारा रेड कारपेट के साथ स्वागत किया है। मौसम भी बहुत सुहाना हो गया है। इस समय हम भुवनेश्वर के अपने पहले टूरिस्ट डेस्टिनेशन खंडगिरी की गुफाओं में आए हैं, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। ये गुफाएं कम से कम 15 गुफाएं हैं, जिनमें आपका जय विजय गुफा, अलंगपुरी गुफा, छोटा हाथी गुफा प्रमुख गुफाएं। चलिए मेरे साथ अब इन गुफाओं को घूमते हैं, आइए। खंडगिरी और उदयगिरी की इन गुफाओं का टिकट प्राइस लगभग 25 रुपये है और अगर आप ऑनलाइन इसे बुक करते हैं तो आपको थोड़ा डिस्काउंट और मिलेगा। खंडगिरी और उदयगिरी की गुफाएं खंडगिरी उदयगिरी पहाड़ियों पर स्थित हैं, जिन्हें कुमारगिरी और कुमारीगिरी भी कहा जाता है। ये फेमस है अपने पहली और दूसरी शताब्दी के जैन मंदिरों के लिए। यहाँ कई सारी रॉक कट केव्स भी हैं और साथ साथ माना जाता है कलिंगा के राजा के लिथिक स्कल्पचर्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ये सीढ़ियाँ टेम्प्रेरी जो है वो बनाई गई हैं। आज ही प्रेसिडेंट मुर्मू जो है वो यहाँ पर आई थी। उनके स्वागत में यहाँ पर काफ़ी तैयारियाँ थी और उसी के लिए ये सीढ़ियाँ तैयार की गई हैं। चलिए हम भी इनका यूज़ करके ऊपर गुफाओं को और ज़्यादा निहारते हैं। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं भुवनेश्वर शहर से लगभग 7 किलोमीटर दूर पश्चिम में हैं। उदयगिरी का मतलब है सूर्योदय और इसमें कुल 18 गुफाएं हैं, जबकि खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। ये गुफाओं का प्रयोग जैन ऋषि मुनियों द्वारा अपने रहने के लिए किया जाता था। ये गुफाएं देखने में काफ़ी प्राचीन और खूबसूरत है। जब आप यहाँ आते हैं तो आपको एहसास होगा कि आप कितने पुराने समय में आ चुके हैं और साथ ही उड़ीसा सरकार को इसका धन्यवाद बनता है कि उन्होंने इतना अच्छा रखरखाव किया इन गुफाओं का और आज भी इसकी मेंटेनेंस इतने अच्छे से की गई है कि यहाँ की साफ सफाई और साथ साथ रखरखाव काफ़ी खूबसूरत ढंग से रखा गया है। इस समय हम खंडगिरी की गुफाओं में हैं। इससे पहले हम उदयगिरी की गुफाओं में थे, जिसे हमने भूलवश खंडगिरी की गुफा कह दिया था। चलिए अब हम इस समय खंडगिरी की गुफाओं को घूमते हैं, चलिए। खंडगिरी की इन गुफाओं में एक प्राचीन हिंदू मंदिर और साथ साथ एक प्राचीन जैन मंदिर भी है। जब आप इन मंदिरों में आते हैं तो आपको दीवारों पे अलग ही तरीके की चित्रकारी या फिर आप कह सकते हैं रॉक एडेड स्ट्रक्चर्स में देखने को मिलेंगे, जिसमें पत्थरों को काट करके उनके अंदर नक्काशी के जरिए स्टैचूज बनाई गई हैं। खंडगिरी पर्वत से भुवनेश्वर शहर का नज़ारा भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है और साथ ही यहाँ से जब खड़े होकर आप नीचे की ओर देखते हैं तो आपको जो उदयगिरी की गुफाएं हैं वो भी बहुत खूबसूरत नज़र आएंगी। उड़ीसा में काफ़ी गर्मी है, तो जब आप गर्मियों में यहाँ पर आते हैं तो आपको एहसास होगा कि दिन के समय घूमना यहाँ बहुत मुश्किल है। उड़ीसा आने का बेस्ट समय भी सर्दियों का ही है। तो अब हम उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं से बाहर आकर अब चलते हैं हमारे सेकंड टूरिस्ट स्पॉट में, जो है राजा रानी टेम्पल। भुवनेश्वर को सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है। यहाँ पर असंख्य हिंदू मंदिर हैं और सभी मंदिर काफ़ी प्राचीन हैं और इसके साथ साथ काफ़ी प्रसिद्ध हैं। लोग यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं। तो अब हम आ चुके हैं उड़ीसा के एक ऐसे ही प्रसिद्ध मंदिर राजा रानी टेम्पल में। वैसे तो इस मंदिर में आप पूजा नहीं की जाती है, अब ये केवल एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट बन के रह चुका है, पर फिर भी लोग इसे देखने आते हैं। दोस्तों, इस समय हम भुवनेश्वर शहर से 7 किलोमीटर बाहर की तरफ धौलीगिरी स्तूपा पे मौजूद हैं, जो कि कलिंग युद्ध के मारकाट के बाद शांति और सौहार्द के रूप में बनाया गया था। ये राजा अशोका से भी जो है वो लिंक्ड है। चलिए इसके बारे में और बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। धौलागिरी का ये स्तूपा एक शांति स्तूप है जो कि कलिंग वॉर के याद में बनाया गया था।
तो दोस्तों इस वक्त हम भुवनेश्वर के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन धौलागिरी स्तूपा पे हैं। ये स्तूपा शांति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, जिसका निर्माण 1970 में भारत और जापान सरकार द्वारा मिलकर करवाया गया था। ये जगह को चुनने का भी एक कारण है, क्योंकि मेरे ठीक पीछे जो आप जगह देख रहे हैं, यहीं पर द फेमस कलिंगा वॉर हुई थी, जिसमें अशोका ने बहुत खून खराबा किया था। और यही वो युद्ध है जिसके बाद अशोका के जीवन में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, और इसके बाद अशोका ने शांति का मार्ग अपनाया और उन्हें दुनिया पीस हार्बिंगर यानी शांति के दूत के रूप में जानती हैं। तो आइए मेरे साथ मिलकर इस स्तूपा को घूमते हैं और इसके बारे में और जानकारियाँ जानते हैं। आइए। धौलागिरी स्तूपा वैसे तो उड़ीसा की सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है, पर यह स्तूपा काफ़ी छोटा सा ही है और यहाँ पर आप 15 से 20 मिनट में इस पूरे टूरिस्ट डेस्टिनेशन को कवर कर लेंगे। पर जब आप बाहर की तरफ आते हैं इस डेस्टिनेशन से, तो आपको दिखती है एक अच्छी खासी मार्केट जो फेमस है अपने काजू शॉप्स के लिए। यहाँ पर काफ़ी सारे काजूस की वैरायटीज़ मिलती हैं जो ओरिजिनल उड़ीसा के काजू हैं, और ये काफ़ी सस्ते मिलते हैं। अगर दिल्ली में काजू का प्राइस लगभग 800-900 रुपये केजी है, तो यहाँ पर 450-500 रुपये केजी में मिल जाते हैं। जब आप धौली हिल्स में आते हैं घूमने के लिए, तो यहाँ धौलागिरी स्तूपा के अलावा भी दो ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी फेमस है और अशोका से जुड़ी हुई हैं। पहली चीज़ है अशोकन पिलर, जो कि एक बहुत फेमस पिलर है जिसमें अशोका ने अपने बारे में मेंशन करवाया गया। और दूसरा यहीं से थोड़ी दूरी पे स्थित है अशोकन रॉक एडिक्ट, जिसमें चट्टान के ऊपर अशोका ने अपनी लैंग्वेज में काफ़ी कुछ अपने साम्राज्य के बारे में बताया है। तो दोस्तों अब हम आते हैं वापस भुवनेश्वर शहर में और घूमते हैं यहाँ के सबसे प्रसिद्ध मंदिर को, जिसका नाम है लिंगराजा टेम्पल। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं श्री लिंगराज स्वामी टेम्पल, जो कि श्री त्रिभुवनेश्वर महाराज को, जो कि शिवजी जी का ही एक रूप है, उनको समर्पित है। इस मंदिर का सर्वप्रथम निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था और अभी अपने प्रेजेंट स्ट्रक्चर में जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, ये 12th सेंचुरी में बना। इस मंदिर के कुछ हिस्से तो 1500 वर्ष पुराने हैं। चलिए इस मंदिर को अब अंदर से निहारते हैं और आपको और रोचक जानकारी इस मंदिर के बारे में देते हैं। लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। ये मंदिर काफ़ी खूबसूरत है, पर मंदिर के अंदर फोटोग्राफी पूरी तरह से वर्जित है। आप इस मंदिर में अंदर कैमरा नहीं ले जा सकते। मंदिर के सामने ही एक छोटा सा सरोवर है, इसके साथ ही इसके बगल में जूते चप्पल रखने का स्टैंड बनाया गया है, और वहीं से आगे आप प्रसाद लेकर मंदिर में एंट्री कर सकते हैं। काफ़ी देर से भुवनेश्वर शहर घूमने के बाद अब हमें भूख लग चुकी थी, तो हमने डिसाइड किया कि हम भुवनेश्वर के सबसे फेमस फूड स्टॉल्स में जाएंगे, जिसमें से एक नाम है किशोर भीना के नॉन वेज फूड स्टोर, जो कि अपने मटन राइस के लिए बहुत फेमस है। बट क्योंकि रथ यात्रा का समय था, तो उड़ीसा में ज़्यादातर नॉन वेज की दुकानें बंद थी, तो अब हम वहाँ से एक और फेमस रेस्टोरेंट में आए नॉन वेज खाने के लिए। ये है उड़ीसा का फेमस होटल तारा तारिणी, जो कि अपने मटन राइस के लिए बहुत फेमस है। जब आप यहाँ आते हैं तो यहाँ भीड़ देख के ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना फेमस है। यहाँ खाना काफ़ी टेस्टी है, बट प्राइसेस एक नॉर्मल होटल के मुकाबले थोड़े से महंगे हैं। ये समय रथ यात्रा का था, तो उड़ीसा में हर जगह पे रथ यात्रा निकल रही थी। ऐसी एक फेमस रथ यात्रा लिंगराज टेम्पल के सामने से भी निकली, जो कि बहुत सुंदर थी, और बताया जाता है ये भी काफ़ी पुरानी है और काफ़ी समय से ये रथ यात्रा आयोजित की जा रही है। शाम के समय हम भुवनेश्वर के एक और फेमस मंदिर में आ गए, जिसका नाम है केदार गौरी टेम्पल। ये टेम्पल भी काफ़ी पुराना है और माना जाता है इसे राजा ललितेंदु केसरी द्वारा बनाया गया था। ये असल में दो टेम्पल हैं, एक शिव को समर्पित है तो दूसरा माता पार्वती को, इसीलिए इसे केदार गौरी टेम्पल कहा जाता है। इस टेम्पल में खासियत ये है कि माना जाता है जब वाराणसी के शोर शराबे और भीड़ से भगवान शिव और माता पार्वती तंग आ गए थे, तो उन्होंने उस जगह को छोड़कर एक शांत जगह की तलाश करी और यहाँ आकर वो बस गए थे।
केदार गौरी टेम्पल के पीछे ही एक और टेम्पल स्थित है जो कि उड़ीसा के ऐतिहासिक रत्नों में से एक है। यह 10वीं शताब्दी का टेम्पल है जो बहुत पुराना और काफ़ी सुंदर है और इसका नाम है मुक्तेश्वर टेम्पल। यह मंदिर कलिंग आर्किटेक्चर या कलिंग वास्तुकला में बना है और इसकी खास बात है इसका बाहरी दरवाज़ा जिसे तोरण कहा जाता है, जो बहुत यूनिक और सुंदर है। यह मंदिर सुबह 6:30 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुला रहता है और दर्शनालु यहाँ आके पूजा कर सकते हैं, साथ ही भगवान के दर्शन कर सकते हैं। इसकी एक खास बात यह भी है कि यह मंदिर एक अष्ट दिशा वाले आंगन में बीचों बीच बनाया गया है, जो इसे और खूबसूरत बनाता है। इसके आसपास एक काफ़ी अच्छा पार्क सा बनाया गया है जहाँ पर दर्शनालु थोड़ी देर बैठकर अपने मन को शांति दे सकते हैं और एक अच्छे वातावरण में जो है अपना समय एंजॉय कर सकते हैं। केदार गौरी टेम्पल और मुक्तेश्वर टेम्पल दोनों ही केदार गौरी विहार में लोकेटेड हैं और जब आप भुवनेश्वर आते हैं तो ये एक प्रसिद्ध जगह है जहां पर आप ज़रूर आएँ और यहां पर इन मंदिरों को देखें और एहसास करें भुवनेश्वर के ऐतिहासिक जो धरोहर हैं उनका और किस प्रकार से भुवनेश्वर ने अपनी ऐतिहासिक इमारतों को संजो के रखा है। शाम के समय हम भुवनेश्वर के बापूजी नगर आ गए, जहाँ की फेमस नीमापारा स्वीट से हमने डिसाइड किया कि हम अपने घर के लिए कुछ स्वीट्स पैक कराएंगे और साथ साथ हम यहाँ के कुछ फेमस स्वीट्स जिनको हम अपने घर नहीं ले जा सकते उनको यहीं पर खा के उनको टेस्ट करके आपको भी बताएंगे कि यहाँ से क्या क्या चीज़ें फेमस हैं जिन्हें आप ले जा सकते हैं और क्या चीज़ें आपको उड़ीसा में ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। भुवनेश्वर की सबसे प्रसिद्ध मिठाइयों में छेना पोड़ा और छेना झिली ये बहुत फेमस है। छेना झिली एक रसगुल्ला है, जबकि छेना पोड़ा पनीर की बनी मिठाई है जो बहुत टेस्टी है और त्यौहार के टाइम पे तो इसकी बिक्री बहुत ज़्यादा होती है। और नीमापाड़ा की ये मिठाई तो स्वादिष्ट है और खाने में बहुत मज़ा आता है। जब बात स्वीडिश की आ रही हो तो उड़ीसा की मिष्टी दोई और उड़ीसा की रबड़ी भी बहुत फेमस है, तो आप इसे भी ज़रूर ट्राई करें। चलिए, नीमापाड़ा से हमारी तो शॉपिंग हो गई। हमने तो अपने घर के लिए कई तरीके की नमकीनें और वो मिठाइयाँ जिन्हें हम यहाँ से दिल्ली लेके जा सकते हैं वो खरीद ली और अब हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर चलते हैं जो कि है राम मंदिर। राम मंदिर भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है और ये बहुत खूबसूरत मंदिर है जो भगवान राम और माता सीता को समर्पित है। इस मंदिर में रात के समय काफ़ी अच्छी आरती होती है और साथ ही यहाँ पर काफ़ी अच्छी लाइटनिंग लगी होती है। जब आप भुवनेश्वर आएँ तो इस मंदिर को भी ज़रूर देखें। तो दोस्तों, अब वक्त हो गया है आपसे अलविदा कहने का। उम्मीद है भुवनेश्वर का ये व्लॉग आपको पसंद आया हो। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।